नमस्ते। श्री यादव एजुकेशन ग्रुप से मैं नीतू कंवर आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक पढ़ रहे थे और जिसमें हमने जो हिस्ट्री के पाठ आते हैं वो तो हमने पूरे कर लिए और आज हम राजनीतिक विज्ञान के जो पाठ दिए हुए हैं वो हम पढ़ रहे थे और जिसमें हमने जो लोकतंत्र अध्याय दिया हुआ था 5वां वो हमने पूरा कर लिया था और आज हम अध्याय 6 जिसमें केंद्र सरकार के बारे में जानकारी दी हुई है। तो आज हम केंद्र सरकार के बारे में पढ़ेंगे, तो जिसमें हम भारतीय संसद के बारे में पढ़ेंगे, राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे, लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे और राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। इन सब के बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए पहले हम कुछ बातें जान लेते हैं। जैसे भारतीय संसद क्या है? जैसे जो संविधान है उसका अनुच्छेद है 79 जिसके अनुसार भारत संघ के लिए एक संसद होगी जो कि किससे बनेगी? राष्ट्रपति और राज्यसभा और उसके बाद लोकसभा से। तो जो भारतीय संसद है वो राष्ट्रपति और राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनेगी। तो हम राज्यसभा के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। तो पहले हम राज्यसभा के बारे में जान लेते हैं कि राज्यसभा क्या है। जैसे कि राज्यसभा, अभी इस पेन से ऐसे ही लिखे जा रहा है मेरे से, तो आप समझ लेना। राज्यसभा क्या है? राज्यसभा जो संसद का उच्च सदन है, क्या है? उच्च सदन। और जो लोकसभा है वो निम्न सदन है। और जो ये राज्यसभा है ना, ये स्थायी सदन है। राज्यसभा स्थायी सदन है। अब इसकी संरचना क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। जो संविधान का अनुच्छेद है 80, अनुच्छेद 80, इसमें राज्यसभा की संरचना की दी गई है, जिसके अनुसार राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य होंगे? 250। और राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति चुनते हैं। राष्ट्रपति द्वारा जैसे साहित्य और जैसे विज्ञान है और कला है और समाज सेवा के क्षेत्र में मनोनीत करेंगे। कौन? राष्ट्रपति। और राज्यसभा में 238 सदस्य राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं। इसके बाद जैसे राज्यसभा में प्रत्येक राज्य के जो प्रतिनिधि होते हैं उनका निर्वाचन उस समय उस राज्य की विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उनके द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार जो एकल संक्रमणीय इस पद्धति के आधार पर मत द्वारा किया जाता है। राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं इनका निर्वाचन। तो चलिए हम पढ़ लेते हैं। और जो भारत का उपराष्ट्रपति है, वही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। क्या होता है? पदेन सभापति। और अगर राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल पूछे तो वो होता है 6 वर्ष तक। राज्यसभा के सदस्यों का
कार्यकाल होता है 6 वर्ष तक। तो कुछ बातें हम लोकसभा के बारे में भी जान लेते हैं। इसके बाद जो लोकसभा आता है, लोकसभा लोकसभा क्या है? ये संसद का निम्न सदन है और ये जो है अस्थायी सदन है। क्या है? अस्थायी सदन। और बातें तो हम लोकसभा के बारे में पढ़ रहे थे। जैसे लोकसभा है, ये दूसरा सदन है लोकसभा, और जो लोकसभा है, लोकसभा संसद का प्रथम अथवा निम्न सदन भी है। क्या है? निम्न सदन है। और इसका निर्वाचन किसके द्वारा होता है? जनता प्रत्यक्ष रूप से करती है। किस? प्रत्यक्ष रूप से। और भारत का हर नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष है, 18 वर्ष से कम नहीं है, वो लोकसभा के चुनाव में वोट देने का अधिकारी भी होता है। इसमें 350 सदस्यों का निर्वाचन, 530 सदस्यों का निर्वाचन विभिन्न राज्यों की जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, तथा 20 सदस्यों का निर्वाचन जो संघीय क्षेत्र आते हैं और संसद की विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के रूप में किया जाता है। अब ये जो लोकसभा और राज्यसभा है, इन दोनों में अंतर क्या है? लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों में अंतर क्या है? जैसे राज्यसभा और लोकसभा, राज्यसभा और लोकसभा, इन दोनों में अंतर क्या है? इन दोनों में अंतर क्या है? जैसे राज्यसभा है, वो संसद का उच्च सदन है। राज्यसभा संसद का उच्च सदन है और लोकसभा संसद का निम्न सदन है। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या होती है 250 और लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं, परंतु वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी है? 545। और राज्यसभा में सभी सदस्यों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान नहीं किया गया है और ये राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करती है, और लोकसभा समस्त जनता का प्रतिनिधित्व करती है। अगला अंतर क्या है इन दोनों में? अगर हम इन दोनों की तुलना करें तो अगला आता है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। कितने सदस्यों को? 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। और लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा जो आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। कितने सदस्यों को? 2 सदस्यों को। राज्यसभा क्या है? राज्यसभा एक स्थायी सदन है और जिसका विघटन नहीं किया जा सकता। किसका? राज्यसभा का। और इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। राज्यसभा तो एक स्थायी सदन है और इसका विघटन हम नहीं कर सकते, और जो इसके सदस्य हैं उनका कार्यकाल है 6 वर्ष, और प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण कर लेते हैं तथा उतने ही नवनिर्वाचित भी हो जाते हैं। और लोकसभा क्या है? लोकसभा एक स्थायी सदन है। लोकसभा क्या है? स्थायी सदन है। लोकसभा स्थायी सदन नहीं है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, जबकि लोकसभा स्थायी सदन नहीं है और इसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है और कार्यकाल पूरा होने
के पहले भी राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर इसे भंग किया जा सकता है। किसको? लोकसभा को। किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर। और जो राज्यसभा है, राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव है वो अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर खुले मतदान प्रक्रिया द्वारा होता है। और लोकसभा के सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान प्रक्रिया द्वारा होता है। तो इन दोनों में यह अंतर है। जो धन विधेयक है वो राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। क्या? धन विधेयक ये राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। राज्यसभा को अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने का भी अधिकार प्राप्त है। किसको? राज्यसभा को। और लोकसभा को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। तो चलिए अब हम पढ़ लेते हैं इन सब के बारे में। हम छठा अध्याय पढ़ रहे थे, शुरू करते हैं, जिसका नाम है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार में संसद, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, इन सब के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। पहले हम पढ़ते हैं सरकार का अर्थ एवं परिभाषा। राज्य एक भावनात्मक अवधारणा है जो कि एक अमूर्त एवं अदृश्य संस्था होती है। कौन? राज्य। इसे मूर्त रूप प्रदान करने वाली संस्था को ही हम सरकार कहते हैं। क्या कहते हैं? सरकार। सरकार द्वारा ही राज्य की सामूहिक इच्छा को निर्धारित, अभिव्यक्त एवं कार्यान्वित किया जाता है। किसके द्वारा? सरकार द्वारा ही। हम कह सकते हैं कि सरकार ही राज्य रूपी भावनात्मक अवधारणा की अभिव्यक्ति है। सरकार के अभाव में राज्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती। यानी अगर सरकार नहीं हो तो हम राज्य की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जो राज्य के निश्चित भूभाग में बसने वाले लोगों की सेवा करने हेतु कानूनों का निर्माण करती है। किसका? कानूनों का। उसका निष्पादन करती है तथा उनका उचित रूप से पालन करने वालों को दंडित कर उन्हें उचित रास्ते पर लाती है। गार्डनर ने सरकार की परिभाषा करते हुए कहा है कि सरकार वह अभिकरण या मशीन है। सरकार की परिभाषा क्या दी है? कि सरकार वह अभिकरण या मशीन है जिसके द्वारा राज्य की नीतियां निर्धारित की जाती है। सरकार के द्वारा हम राज्य की नीतियां निर्धारित करते हैं, सामान्य मामलों को नियमित किया जाता है तथा सामान्य हितों को उन्नत किया जाता है। किसके माध्यम से? सरकार के माध्यम से। सरकार के प्रमुख अंग निम्नानुसार है। सरकार के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? एक तो आता है व्यवस्थापिका, एक आता है कार्यपालिका और एक आता है न्यायपालिका। तो ये तीन अंग प्रमुख माने जाते हैं सरकार के। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं सरकार के बारे में, व्यवस्थापिका के बारे में। व्यवस्थापिका क्या है इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते। सरकार के तीन अंगों में व्यवस्थापिका प्रथम अंग है। कौन सा अंग है? प्रथम अंग। कौन? व्यवस्थापिका। भारतीय राज्य व्यवस्था में व्यवस्थापिका का गठन भी दो स्तर पर हुआ है। कितने स्तर पर? दो स्तर पर। एक आती है संघीय व्यवस्थापिका और दूसरी आती है राज्य व्यवस्थापिका। क्या आती है? एक तो आती है संघीय व्यवस्थापिका और दूसरी आती है राज्य व्यवस्थापिका। संविधान में संघीय व्यवस्थापिका को क्या कहते हैं हम? संसद या पार्लियामेंट। तो संघीय व्यवस्थापिका को हम संसद के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? संसद के नाम से। संविधान के अनुच्छेद 7(9) द्वारा व्यवस्था की गई है कि भारतीय संघ की एक संसद होगी जिसका निर्माण राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर होगा। राष्ट्रपति, एक तो संसद में कौन होंगे? एक तो राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर संसद का निर्माण होगा, जिनके नाम एक तो लोकसभा है और एक राज्यसभा है।
इस प्रकार राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, इन तीनों का संयुक्त नाम क्या है? संसद। इन तीनों का संयुक्त नाम ही संसद है। तो संसद के अंग कौन कौन से हैं? जैसे एक राष्ट्रपति, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। अब जो लोकसभा है इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि लोकसभा क्या है। जैसे लोकसभा की रचना या संगठन। लोकसभा की रचना या संगठन। लोकसभा संसद का प्रथम या निम्न सदन है। लोकसभा क्या है? संसद का लोकसभा संसद का प्रथम, या हम इसको क्या बोल सकते हैं? निम्न सदन। और इसको लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। लोकसभा को हम क्या कहते हैं? लोकप्रिय सदन भी कहते हैं, क्योंकि इसके सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। जो लोकसभा के सदस्य हैं वो जनता द्वारा और प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, इसीलिए हम इसको लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। किसको? जो लोकसभा है इसको, क्योंकि जो इसका निर्वाचन है वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। अब इनके जो सदस्य हैं इनकी संख्या के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी है? 500 निश्चित की गई थी। किसमें? इसमें मूल संविधान में। लेकिन समय समय पर इसमें वृद्धि की गई। लोकसभा सदस्यों की संख्या में समय समय पर वृद्धि की गई। अब गोवा, दमन और दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 द्वारा निश्चित किया गया कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 552। मूल संविधान में कितनी लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी बताई गई थी? 500। लेकिन अब पुनर्गठन अधिनियम 1987 के द्वारा अब कितनी निश्चित की गई है? 552। और इसमें से अधिकतम कितनी है? 530 सदस्य राज्यों के जो निर्वाचित क्षेत्रों से हैं और अधिकतम 20 सदस्य संघीय क्षेत्रों से निर्वाचित किए जा सकते हैं। राष्ट्रपति है जो वो आंगल समुदाय वर्ग के 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। आंगल भारतीय समुदाय इनके कितने सदस्य निर्वाचित कर सकता है? मनोनयन कर सकते हैं राष्ट्रपति? तो 2 सदस्य। इसके बाद इनका निर्वाचन, इनके बारे में हम जान लेते हैं। निर्वाचन, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से और वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। यानी इनका जो चुनाव है सदस्यों का, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव वो प्रत्यक्ष रूप से होता है और वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। भारत में अब तक 18 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति को वयस्क माना गया है। यानी जो 18 वर्ष पूरी कर लेता है वो व्यक्ति मताधिकार कर सकता है और लोकसभा के सदस्यों का चुनाव में हिस्सा ले सकता है। लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र एकल सदस्य रखे गए हैं। अब सदस्यों की क्या योग्यता होनी चाहिए? जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उनकी क्या योग्यता होती है, इनके बारे में हम जान लेते हैं। पहली योग्यता है कि वे व्यक्ति भारत का नागरिक हो। सदस्यों की योग्यता क्या है? पहली तो यही है कि वे व्यक्ति भारत का नागरिक हो। उसकी आयु कितनी हो? 25 वर्ष या इससे अधिक हो। 25 वर्ष भी हो सकती है और इससे अधिक भी हो सकती है। भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अंतर्गत वे कोई लाभ का पद ग्रहण न किए हुए हो। तीसरी ये योग्यता है कि वे भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अंतर्गत कोई लाभ का पद धारण न किए हुए हो। और चौथी है कि वो किसी न्यायालय द्वारा पागल न ठहराया गया हो तथा दिवालिया न हो।
तो ये लोकसभा के सदस्यों की योग्यताएं हैं। अब इनका कार्यकाल कितना है? जो लोकसभा के सदस्य हैं इनका कार्यकाल कितना है ये पढ़ लेते हैं हम। अब जो लोकसभा के सदस्य हैं इनका कार्यकाल कितना है? तो लोकसभा का कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष का। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का है। प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। यानी अगर प्रधानमंत्री का परामर्श करके जो राष्ट्रपति है वो लोकसभा को समय से पहले भी भंग कर सकता है। ये अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है, लेकिन उनको परामर्श करना होगा प्रधानमंत्री से। ऐसा अब तक कितनी बार हो चुका है? 9 बार ऐसा किया जा सकता है। यानी लोकसभा को समय से पहले ही भंग किया जा सकता है। कितनी बार किया जा चुका है? 9 बार किया जा चुका है। अब जो अधिवेशन है इनके बारे में पढ़ लेते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाए और स्थगित किए जाते हैं। किसके द्वारा बुलाए जाते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा। जो अधिवेशन है लोकसभा और राज्यसभा दोनों के अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाए जाते हैं और स्थगित भी किए जाते हैं। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। और इस संबंध में नियम केवल ये है कि लोकसभा की 2 बैठकों में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। कितने माह का? 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। अब जो लोकसभा के पदाधिकारी हैं वो कौन कौन से हैं? जैसे एक है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का निर्वाचन करती है। यानी संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार जो लोकसभा है वो स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक तो अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का निर्वाचन कर लेती है। कौन? लोकसभा। अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को उनके पद से भी हटाया जा सकता है। जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है उनके पद से भी हटाया जा सकता है यदि लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से इस आशय का प्रस्ताव पास हो जाए। परंतु इस प्रकार का कोई प्रस्ताव लोकसभा में तभी पेश हो सकेगा जबकि इस प्रकार के प्रस्ताव को पेश करने के लिए कम से कम 14 दिन पूर्व की सूचना दी गई हो। यानी जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है उनको उनके पद से हटाया भी जा सकता है यदि लोकसभा के जो तत्कालीन सदस्य हैं जो उनके बहुमत से इसका आशय का प्रस्ताव पास हो जाए। परंतु इस प्रकार का अगर प्रस्ताव लोकसभा में पेश करना है तो 14 दिन पूर्व इसकी सूचना दी गई हो, तभी यह प्रस्ताव पास होगा। इसके बाद संविधान के अनुसार जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं, संविधान के अनुसार जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं उनको संसद द्वारा निर्धारित वेतन और भत्ते भी प्राप्त होंगे। किसके द्वारा? संसद के द्वारा। तो ये किस में कहा गया है? संविधान के अनुसार जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं उनको संसद के द्वारा निर्धारित वेतन और भत्ते दिए जाएंगे। अब जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं उनके कार्य क्या है, उनकी शक्तियां क्या है? तो अध्यक्ष के कार्य और शक्तियां। भारतीय लोकसभा के अध्यक्ष को लगभग वही अधिकार प्राप्त है जो ब्रिटिश लोक सदन के अध्यक्ष को प्राप्त है। यानी जो भारतीय लोकसभा के अध्यक्ष हैं उनको कौन से अधिकार प्राप्त है? जो ब्रिटिश लोक सदन है, हाउस ऑफ कॉमन्स, उनके अध्यक्ष को जो प्राप्त है वही हमारे भारतीय लोकसभा के अध्यक्ष को वो अधिकार प्राप्त है। जैसे कि अध्यक्ष के द्वारा लोकसभा की सभी बैठकों की अध्यक्षता की जाएगी। जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं उनके द्वारा लोकसभा की जो सभी बैठकें हैं उनकी अध्यक्षता की जाती है और अध्यक्ष होने के नाते उनके द्वारा सदन में शांति व्यवस्था
और अनुशासन भी बनाए रखने का कार्य किया जाता है। किसके द्वारा? जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं उनके द्वारा। दूसरा कार्य क्या है लोकसभा अध्यक्ष का? वो ये है कि लोकसभा का समस्त कार्यक्रम और कार्यवाही अध्यक्ष के द्वारा ही निश्चित की जाती है। लोकसभा की समस्त कार्यक्रम और कार्यवाही अध्यक्ष के द्वारा ही निश्चित की जाती है। वे सदन के नेता के परामर्श से विभिन्न विषयों के संबंध में वाद विवाद का समय निश्चित करता है। कौन? लोकसभा अध्यक्ष। वे सदन की कुछ समितियों का भी पदेन सभापति होता है। जो लोकसभा अध्यक्ष होता है वो सदन की कुछ समितियां हैं उनका पदेन सभापति होता है। प्रबल समितियों के सभापतियों को वही नियुक्त करता है। कौन? लोकसभा अध्यक्ष। और इन समितियों के द्वारा उनके निर्देशन में ही कार्य किया जाता है। अध्यक्ष ही ये निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। तो जो लोकसभा अध्यक्ष है वो ही ये निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। अगला क्या कार्य है लोकसभा अध्यक्ष का? कि संसद और राष्ट्रपति के बीच सारा पत्र व्यवहार उसके द्वारा ही किया जाता है। किसके द्वारा? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। अब राज्यसभा की रचना या संगठन। लोकसभा के बारे में हमने पढ़ लिया, लोकसभा क्या है, इनके अध्यक्ष के बारे में जान लिया कि इनके कार्य क्या हैं। तो अब हम राज्यसभा की रचना या गठन संगठन के बारे में पढ़ेंगे। राज्यसभा की रचना या संगठन। राज्यसभा भारतीय संसद का द्वितीय या उच्च सदन है। क्या? ये द्वितीय सदन है। जो राज्यसभा है वो भारतीय संसद का तो द्वितीय सदन है और उच्च सदन है। इसे लोकसभा की तुलना में कम शक्तियां प्राप्त है। किसको? राज्यसभा को। लेकिन फिर भी इसका अपना महत्व और उपयोगिता है। अब राज्यसभा की सदस्य संख्या और इनकी निर्वाचन पद्धति क्या है उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। संविधान के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? 250। संविधान के अनुसार जो राज्यसभा है उनके सदस्यों की अधिकतम संख्या होगी 250 हो सकती है, परंतु वर्तमान समय में ये संख्या 245 ही है। जो राज्यसभा के सदस्य हैं इनकी वर्तमान संख्या कितनी है? 245 है। इनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। कितने सदस्य? 12 सदस्य। 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें हम कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, खेल के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव प्राप्त हो, ये वही व्यक्ति होते हैं। राज्य विधानमंडलों द्वारा 233 सदस्य निर्वाचित होते हैं। जो राज्य विधानमंडल है इनके द्वारा 233 सदस्य निर्वाचित होते हैं तथा इन्हीं सदस्यों का चुनाव, इन सदस्यों का जो चुनाव है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व की जो एकल संक्रमणीय पद्धति है इनके अनुसार संघ के विभिन्न राज्यों और संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा किया जाता है। अब जो राज्यसभा के सदस्य हैं उनकी योग्यता क्या क्या है, तो उनकी योग्यताओं के बारे में हम पढ़ लेते हैं। सदस्यों की योग्यताएं। राज्यसभा के सदस्यों के लिए वे ही योग्यताएं हैं जो कि लोकसभा के सदस्यों के लिए हैं। यानी जो राज्यसभा के सदस्य हैं उनकी वही योग्यताएं हैं जो कि लोकसभा के सदस्यों की योग्यताएं हैं। अंतर केवल ये है कि लोकसभा की सदस्यता के लिए 25 वर्ष की आयु, अगर लोकसभा का हमें सदस्य बनना है तो 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए, किंतु जो राज्यसभा है उनकी सदस्यता के लिए हमें 30 वर्ष या इससे अधिक की आयु होना आवश्यक है। तो इनकी आयु में अंतर है।
लोकसभा के सदस्यों की आयु 25 वर्ष है और जो राज्यसभा है इनके सदस्यों की आयु 30 वर्ष है। अब सदस्यों का कार्यकाल कितना है वो हम पढ़ लेते हैं। अब राज्यसभा के जो सदस्यों का कार्यकाल है वो कितना है वो हम पढ़ लेते हैं। सदस्यों का कार्यकाल। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। राज्यसभा क्या है? स्थायी सदन, यानी राज्यसभा को हम कभी भंग नहीं कर सकते। लेकिन लोकसभा क्या है? वो एक अस्थायी सदन है और उसको हम भंग कर सकते हैं। राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होता है और इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष ही नहीं होता है, ये तो एक स्थायी सदन है, लेकिन जो इनके सदस्य हैं इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष। और राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अब राज्यसभा के जो पदाधिकारी हैं वो कौन से हैं? राज्यसभा के पदाधिकारी। राज्यसभा के 2 प्रमुख पदाधिकारी होते हैं, एक तो होता है सभापति और एक होता है उपसभापति। तो राज्यसभा के कितने पदाधिकारी होते हैं? कितने पदाधिकारी होते हैं? एक तो होते हैं सभापति और दूसरे होते हैं उपसभापति। भारत का उपराष्ट्रपति, जो भारत के उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं। जो भारत के उपराष्ट्रपति है वही राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं। उनका कार्यकाल है 5 वर्ष। जो राज्यसभा के पदेन सभापति है उनका कार्यकाल 5 वर्ष है। राज्यसभा अपने सदस्यों में से किसी एक को 6 वर्ष के लिए उपसभापति निर्वाचित कर सकती है। तो राज्यसभा के कितने पदाधिकारी होते हैं? राज्यसभा के 2 पदाधिकारी होते हैं, एक तो होते हैं सभापति और दूसरे होते हैं उपसभापति। और जो भारत के उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा के क्या है? पदेन सभापति है। उनका कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष का है। और राज्यसभा अपने सदस्यों में से किसी एक को 6 वर्ष के लिए उपसभापति निर्वाचित करती है। अब संसद के क्या कार्य हैं और इनकी क्या शक्तियां हैं, हम संसद के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं। संविधान के द्वारा संसद को व्यापक शक्तियां प्रदान की गई है। किसको? संसद को। तो संसद के अंग कौन कौन से हैं? एक तो है जैसे राष्ट्रपति, हमने अभी पढ़ा था, राष्ट्रपति है, एक लोकसभा है और एक राज्यसभा है। तो ये इन तीनों से मिलकर ही संसद का निर्माण होता है। इन तीनों से मिलकर ही संसद का निर्माण होता है। संविधान के द्वारा संसद को व्यापक शक्तियां प्रदान की गई है। संसद की प्रमुख शक्तियों का उल्लेख निम्नलिखित रूपों में किया गया है। जैसे कि एक है विधायी शक्तियां। विधायी शक्तियां क्या है? विधायी शक्तियां संसद का सबसे प्रमुख कार्य राष्ट्रीय हितों को दृष्टि में रखते हुए कानूनों का निर्माण करना है। संसद का प्रमुख कार्य क्या है? राष्ट्रीय हितों को दृष्टि में रखते हुए कानूनों का निर्माण करना, ये संसद का प्रमुख कार्य है। संसद को संघीय सूची में और समवर्ती सूची में उल्लेखित विषयों पर कानून निर्माण का अधिकार प्राप्त है। संघीय सूची क्या है? जिसमें केंद्र सरकार से संबंधित कार्य होते हैं वो संघीय सूची के तहत आते हैं, और जिसमें संघ सरकार और राज्य सरकार दोनों के कार्य आते हैं वो समवर्ती सूची में आते हैं। तो इन दोनों के विषयों पर कानून बनाने का निर्माण करने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। यद्यपि समवर्ती सूची के विषयों पर संघीय संसद और राज्य विधानमंडल दोनों के द्वारा ही कानूनों का निर्माण किया जा सकता है। ये जो समवर्ती सूची है, तो समवर्ती सूची में जो केंद्र सरकार है वो भी कानूनों का निर्माण कर सकती है जिसमें संसद आती है, और जो राज्य सरकार है जिसमें विधानमंडल आते हैं तो वो भी कानूनों का निर्माण कर सकती है समवर्ती सूची के तहत। और जो संघीय सूची आती है
इसमें कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। किंतु इन दोनों द्वारा निर्मित कानूनों में पारस्परिक विरोध होने की स्थिति में संसद द्वारा निर्मित कानून ही मान्य होंगे। संसद के द्वारा अवस्थित विषयों पर भी कानून का निर्माण किया जा सकता है। अब संविधान में जो संशोधन की शक्ति है वो किसको प्राप्त है? वो भी हमारी संसद को प्राप्त है। तो संविधान में संशोधन की शक्ति ये भी संसद को ही प्राप्त है। संविधान में संशोधन के संबंध में संसद को महत्वपूर्ण शक्ति प्राप्त है। संविधान के अनुसार संविधान में संशोधन का प्रस्ताव संसद में ही प्रस्तावित किया जा सकता है। अगर हमें संविधान में कोई संशोधन करना है तो हमें प्रस्ताव संसद में ही प्रस्तावित हम कर सकते हैं, किसी राज्य के विधानमंडल में नहीं। तो कहाँ पर? संसद में ही प्रस्ताव पारित किया जाएगा। संसद के दोनों सदनों द्वारा संसद के दोनों सदन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। संविधान में संशोधन का कार्य किया जा सकता है और संविधान के जो अधिकांश भाग में अकेली संसद के द्वारा ही या तो सामान्य बहुमत से या पृथक दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से परिवर्तन किया जा सकता है। संविधान की केवल कुछ ही व्यवस्थाएं ऐसी है जिनमें संशोधन के लिए भारतीय संघ के आधे राज्य के विधानमंडलों की स्वीकृति आवश्यक है। तो कुछ ही ऐसे संशोधन है जिसमें राज्यों की जो विधानमंडल है उनकी स्वीकृति आवश्यक है। तो अब वित्तीय शक्तियां क्या है संसद की? वित्तीय शक्तियां जनता के प्रतिनिधि होने के नाते भारतीय संसद को राष्ट्रीय वित्त पर पूर्ण अधिकार प्राप्त है। तो जो भारतीय संसद है इनको जो राष्ट्रीय वित्त है उस पर पूरा अधिकार है और प्रतिवर्ष जो वित्त मंत्री है उनके द्वारा जो प्रस्तावित बजट है यानी राष्ट्रीय आय व्यय का लेखा जोखा है, जब तक संसद लोकसभा से स्वीकार न करा लिया जाए उस समय तक आय व्यय से संबंधित कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता है। तो जो राष्ट्रीय वित्त है उस पर पूर्ण किसका अधिकार है? भारतीय संसद का है। और प्रतिवर्ष जब वित्त मंत्री बजट प्रस्तुत करते हैं तो तब जब तक संसद या लोकसभा से उनको स्वीकार नहीं किया जा सकता है तब तक वो कोई भी कार्य नहीं कर सकेगा। अब संसद की जो प्रशासनिक शक्तियां हैं वो क्या है? प्रशासनिक शक्तियां भारतीय संविधान के द्वारा संसदात्मक व्यवस्था की स्थापना की गई है। किसके द्वारा? भारतीय संविधान के द्वारा संसदात्मक व्यवस्था की गई है। अतः संविधान के अनुसार संघीय कार्यपालिका अर्थात मंत्रिमंडल संसद व्यवहार में लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। यानी भारतीय संविधान के अनुसार संघीय कार्यपालिका यानी जो मंत्रिमंडल संसद है व्यवहार में जो किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। मंत्रिमंडल केवल उसी समय तक अपने पद पर रहता है जब तक कि उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो। यानी जो ये मंत्रिमंडल है, जो भारत का संविधान है, संविधान के अनुसार संघीय कार्यपालिका या जो मंत्रिमंडल है तो वो लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होता है। जो मंत्रिमंडल है वो उस समय तक ही पद पर रहता है जब तक कि लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो। संसद अनेक प्रकार से कार्यपालिका पर नियंत्रण रख सकती है। कौन? संसद। किस पर? कार्यपालिका पर नियंत्रण रख सकती है। निर्वाचन संबंधी शक्तियां। अब जो भारतीय संसद है इनकी निर्वाचन संबंधी क्या शक्तियां हैं?
वो हम देखते हैं। निर्वाचन संबंधी शक्तियां। अनुच्छेद 54 के द्वारा संसद को कुछ निर्वाचन संबंधी शक्तियां भी प्रदान की गई है। संसद के दोनों सदनों के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए गठित निर्वाचन मंडल के अंग है। जो संसद के दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, इनके जो निर्वाचित सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए जो गठित निर्वाचक मंडल है उनके अंग है। अनुच्छेद 66 के अनुसार संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करते हैं? जो संसद के दोनों सदन हैं, उन दोनों सदनों के जो सदस्य हैं, निर्वाचित सदस्य, वो ही उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। अब जो इनकी विविध शक्तियां क्या है, संसद की विविध शक्तियां जैसे संसद के दोनों सदन संविधान द्वारा निर्धारित विशेष प्रक्रिया के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पास कर उसे पदच्युत कर सकते हैं। यानी जो संसद के दोनों सदन है वो संविधान द्वारा निर्धारित विशेष प्रक्रिया के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पास कर उन्हें पद से हटा सकती है। इस प्रकार ये दोनों सदन सर्वोच्च या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को अक्षमता व दुराचरण के आधार पर भी पद से हटाने का प्रस्ताव पास कर सकते हैं। कौन? संसद के दोनों सदन। इस प्रकार ये दोनों सदन सर्वोच्च या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को भी अक्षमता व दुराचरण के आधार पर पदच्युत करने का प्रस्ताव पास कर सकते हैं। इस प्रकार का प्रस्ताव प्रत्येक सदन में 2/3 बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए। उपराष्ट्रपति को भी हटाने के लिए राज्यसभा द्वारा पारित प्रस्ताव लोकसभा द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। अब जो राष्ट्रपति है, इनके द्वारा घोषित राष्ट्रपति द्वारा घोषित संकटकालीन घोषणा की प्रभाविकता के लिए घोषणा के 1 महीने के अंदर संसद के दोनों सदनों से अनुमोदन आवश्यक है। राष्ट्रपति शासन एक बार में 6 माह के लिए लागू होता है। जो ये राष्ट्रपति शासन लगता है वो एक बार में 6 महीने के लिए लागू होता है तथा इसके बाद यदि इसे बढ़ाने की आवश्यकता भी हो तो 6 माह तक और बढ़ाया जा सकता है। तो एक बार तो 6 माह तक लागू होता है राष्ट्रपति शासन, और उसके बाद अगर हम और बढ़ाना चाहे तो 6 माह तक और बढ़ाया जा सकता है, और उसके लिए संसद के जो दोनों सदन हैं उनकी स्वीकृति आवश्यक होगी। अब लोकसभा की शक्तियां अथवा अधिकार और कार्य क्या हैं? लोकसभा की शक्तियां, अधिकार और कार्य। विधायी शक्ति। संविधान के अनुसार भारतीय संसद है वो संघीय सूची, समवर्ती सूची, अवस्थित विषयों और कुछ परिस्थितियों में राज्य सूची के विषयों पर भी कानून निर्माण कर सकती है। कौन? भारतीय संसद। संविधान के द्वारा साधारण अवित्तीय विधेयकों और संविधान संशोधन विधेयकों के संबंध में कहा गया है कि इस प्रकार के विधेयक लोकसभा या राज्यसभा दोनों सदनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जा सकते हैं और दोनों सदनों में पारित होने पर ही राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेजे जाएंगे। यानी जो संसद है वो समवर्ती सूची, अवस्थित विषयों
और कुछ परिस्थितियों में वो राज्य सूची के विषयों पर भी कानून का निर्माण कर सकती है। संविधान के द्वारा साधारण अवित्तीय विधेयकों और संविधान जो संशोधन है उनके विधेयकों के संबंध में कहा गया है कि इस प्रकार के विधेयक या तो लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जा सकते हैं और दोनों सदनों में पारित होने पर ही वो राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेजे जाएंगे। अब वित्तीय शक्ति क्या है? भारतीय संविधान द्वारा वित्तीय क्षेत्र के संबंध में शक्ति लोकसभा को ही प्रदान की गई है। किसको? लोकसभा को। क्यों? क्योंकि ये जनता का सदन है और जनता ही इनके सदस्यों को प्रत्यक्ष रूप से चुनती है, तो इसीलिए इसको लोकप्रिय सदन भी कह सकते हैं हम, लोकसभा को। तो जो वित्तीय क्षेत्र के संबंध में शक्ति है वो किसके पास है? लोकसभा के पास है। और इस संबंध में राज्यसभा की स्थिति बहुत ही गौण है। अनुच्छेद 109 के अनुसार धन विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तावित किए जा सकते हैं। तो धन विधेयक कहाँ पर प्रस्तावित किए जा सकते हैं? लोकसभा में। राज्यसभा में हम कभी भी धन विधेयक को प्रस्तावित नहीं कर सकते। लोकसभा से पारित होने के बाद धन विधेयक राज्यसभा में भेजा जाता है। तो धन विधेयक पहले किस में जाता है? लोकसभा में, उसके बाद ही राज्यसभा में भेजा जाता है। और राज्यसभा के लिए यह आवश्यक है कि उसे धन विधेयक की प्राप्ति की तिथि से 14 दिन के अंदर अंदर विधेयक लोकसभा को लौटा देना होगा। राज्यसभा के विधेयक में संशोधन के लिए सुझाव दे सकती है, लेकिन उन्हें स्वीकार करना या न करना लोकसभा की इच्छा पर निर्भर करता है। यानी जो राज्यसभा है वो विधेयक में संशोधन के लिए सुझाव तो दे सकती है, लेकिन उन्हें स्वीकार करना है या नहीं करना है ये लोकसभा की इच्छा पर ही निर्भर करता है। अब कार्यपालिका पर नियंत्रण की जो शक्ति है वो क्या है? लोकसभा की कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति। भारतीय संविधान के द्वारा संसदात्मक व्यवस्था की गई है, की स्थापना की गई है। अतः संविधान के अनुसार संघीय कार्यपालिका अर्थात मंत्रिमंडल संसद व्यवहार में लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्रिमंडल केवल उसी समय तक अपने पद पर रहता है जब तक कि उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो। तो ये भी लोकसभा का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। किसका होता है? लोकसभा का कार्यपालिका पर। भारतीय संविधान के द्वारा संसदात्मक व्यवस्था की स्थापना की गई है। अतः संविधान के अनुसार जो संघीय कार्यपालिका है अर्थात उसको हम मंत्रिमंडल, संघीय कार्यपालिका या उसको हम मंत्रिमंडल भी कहते हैं, वो किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा के प्रति। व्यवहार में लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। ये जो मंत्रिमंडल है वो केवल उसी समय तक पद पर रहता है जब तक कि लोकसभा का विश्वास उसे प्राप्त हो। अब जो संविधान संशोधन संबंधी शक्ति है लोकसभा के पास वो क्या है? लोकसभा को राज्यसभा के साथ मिलकर संविधान में संशोधन परिवर्तन का अधिकार भी प्राप्त है। तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलकर ही संविधान में संशोधन या परिवर्तन कर सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान के अधिकांश भाग में संशोधन का कार्य अकेली संसद के द्वारा ही किया जाता है। तो अधिकांश भाग में अकेली संसद के द्वारा परिवर्तन किया जाता है। अब लोकसभा का निर्वाचक मंडल के रूप में क्या कार्य है? लोकसभा निर्वाचक मंडल के रूप में भी कार्य करती है। अनुच्छेद 54 के अनुसार लोकसभा के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के साथ मिलकर राष्ट्रपति को निर्वाचित करते हैं। जो ये लोकसभा है इनका निर्वाचक मंडल के रूप में क्या कार्य है
की जो लोकसभा निर्वाचक मंडल के रूप में कार्य करती है वो अनुच्छेद 54 के अनुसार लोकसभा के जो निर्वाचित सदस्य राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों तथा राज्य विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्यों के साथ मिलकर राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। तो जो राष्ट्रपति का निर्वाचन है वो किन किन के द्वारा किया जाता है? एक तो जो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य हैं इनके द्वारा किया जाता है, एक राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं इनके द्वारा किया जाता है, और जो राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के साथ मिलकर राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। तो अब जो राज्यसभा के कार्य और शक्तियां हैं वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इस वीडियो के लिंक को अपने स्टेटस पर लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो और अगर आपकी कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, कुछ सुधार करने हो तो वो भी ज़रूर लिखें। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।